नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना हालिया है, हाल फिलहाल की है, 15-20 दिन पहले की है। आज का प्रदेश है राजस्थान, जिला है जयपुर। जयपुर के झालना मोहल्ले में 29 नवंबर 2023 को रात में हल्ला गुल्ला हुआ। आसपास के लोग इकट्ठा हुए, पुलिस को खबर की गई कि साहब लक्ष्मण बिष्ट के घर में उनकी पत्नी और 2 बच्चों की हत्या हो गई है। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने देखा कि लक्ष्मण बिष्ट की पत्नी सुमन चाकुओं से कई बार उसके गर्दन और शरीर पर किए गए थे। साथ ही साथ 2 छोटे बच्चे, एक 12 साल का और एक 8 साल का, उनके भी शरीर पर चाकुओं के बहुत ही गंभीर निशान थे। पूरा कमरा खून से भरा हुआ, शरीर लहूलुहान। समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या वजह हो सकती है। हालांकि पुलिस के वहां पर जाते ही ये अंदाज लग गया कि ये काम किसने किया होगा। पुलिस ने फिर भी अपने आप को डबली श्योर करने के लिए, अपने आप को निश्चित करने के लिए कि जो नाम बताया जा रहा है या जिसके ऊपर शंका व्यक्त की जा रही है वो सही है कि नहीं है, उसने सीसीटीवी फुटेज, वहां से आने जाने वाले सारे रास्तों पर उसको खंगालना शुरू किया। लेकिन जो व्यक्ति जाता हुआ दिखाई दिया, उसने कपड़े, मफलर, रुमाल, ये सब, इन सब चीज़ों का प्रयोग कर रखा था। और जिसके लिए बताया गया कि ये फलां आदमी ने ये सब किया है, वो मफलर और कपड़े अलग तरह के, मफलर कभी नहीं पहनता था और कपड़े अलग तरह के थे। तो फिर भी थोड़ा सा संशय बना रहा। लेकिन पुलिस ने उसकी मां और उसके घर वालों को थाने पर बुला के पूछताछ शुरू की। शंका जिसके ऊपर थी वो लक्ष्मण दास बिष्ट का ठीक पड़ोसी शिव प्रताप था। उसके साथ उसकी मां, उसका एक भाई और उसके पिता मकान में रहते थे। दोनों परिवारों में कसीदगी थी और लोगों ने ये बताया कि शिव प्रताप ये कभी रिएक्ट नहीं करता था, इंट्रोवर्ट टाइप का लड़का था। घर में जब माँ बाप, माँ से और पड़ोसी की माँ से, बच्चों से जब भी कोई वाद विवाद झगड़ा होता था तो ये बोलता कुछ भी नहीं था। तो ये 2 विरोधाभासी जो बयान आ रहे थे या जो बातें आ रही थीं, इससे पुलिस भी थोड़ा सशंकित थी कि ऐसा न हो हम किसी गलत आदमी को हत्या के यानी ट्रिपल मर्डर के इस अपराध में जेल भेज दें। पुलिस ने सभी सर्विलांस के आधुनिक तरीके जयपुर पुलिस ने इस्तेमाल किए। शिव प्रताप का अपना सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक पर भी था, इंस्टाग्राम पर भी था, ट्विटर पर भी था। पुलिस उसको बार बार परसू करने लगी। पुलिस को चकमा देने के लिए उसने उस पर डीपी बदली, बार बार अपनी स्टोरीज अपलोड की कि हम बदला लेना जानते हैं लेकिन हम बदला नहीं लेंगे, फलाना है ढकाना है, ताकि पुलिस जो है थोड़ा सा उसके ऊपर जो उसकी शंका है वो 100% न बन पाए। कुछ न कुछ पुलिस के दिमाग में डाउट रहे। पुलिस ने जो आईपी एड्रेस ट्रेस किया, जो इंस्टाग्राम से वो बार बार अपनी स्टोरीज अपलोड कर रहा था, फेसबुक पे अपनी स्टोरीज अपलोड, अपनी पोस्ट अपलोड कर रहा था, तो आईपी एड्रेस से जो लोकेशन निकलती थी वो वेस्ट बंगाल की निकलती थी। पुलिस ने वेस्ट बंगाल में भी जाके उन स्थानों की खोज खबर ली। लेकिन फिर फॉरेंसिक के एक्सपर्ट्स ने बताया कि साहब ये जो इसकी आईपी एड्रेसेस हैं ये फेक लग रहे हैं, मैनिपुलेटेड लग रहे हैं। ये तमाम साइट्स जिन पे आप फर्जी आईपी एड्रेस
से अपना कोई भी अकाउंट खोल सकते हैं, जो तमाम लेटिवियन देशों में से चलते रहते हैं। हर दिन ढेर सौ डोमेन उसके खुले रहते हैं, 150-200। तो ये उससे किए हुए मैसेज लग रहे हैं। पुलिस ने फिर खंगालना शुरू किया उसके मोबाइल से और बाकी चीज़ों से। तो ये पता लगा कि ये उत्तर प्रदेश में मथुरा वृंदावन के आसपास कहीं पर इसकी लोकेशन होनी चाहिए। पुलिस ने उसके रिश्तेदारियों, दोस्तों और जानने वालों की लिस्ट तैयार की और धीरे धीरे करके मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, उसके आसपास की जगहों पर कोशिश करनी शुरू की कि शायद यहाँ कहीं गिरफ्तार हो जाए। बहरहाल घटना के कई दिन बाद पुलिस के तमाम या अथक प्रयास के बाद शिव प्रताप गिरफ्तार हुआ। शिव प्रताप से पूछा गया कि आखिरकार क्या बात थी, क्यों किया, कैसे किया, क्या तरीका था। इस तरह की बातें उसने पुलिस ने पूछताछ शुरू की और पूछताछ में हैरान करने वाली बातें सामने आईं। कारण के बारे में उसने बताया कि मेरी माँ बहुत सफाई पसंद थी। घर के दरवाजे के सामने, जहाँ सड़क पर वो दरवाज़ा खुलता है, वहाँ तक रोज़ सवेरे और शाम उसमें झाड़ू लगाना, सफाई करना और उस पर पानी छिड़कना ताकि दरवाज़ा उसका साफ रहे। लेकिन ये पड़ोसी किसी न किसी बहाने परेशान करने के लिए, चिढ़ाने के लिए कोई न कोई कूड़ा उसके दरवाजे पर फेंक दिया करते थे। दोनों परिवार में झगड़ा होता था, लेकिन लक्ष्मण बिष्ट के घर में संख्या बहुत ज़्यादा थी और ये हमेशा हावी हो जाते थे और मेरी माँ का मुंह बंद करा देते थे। माँ अपमान का घूंट पी के घर आ जाती थी और हम लोगों के साथ बैठकर रोती थी कि एक तो ये बदमाशी भी करते हैं, बदतमीजी भी करते हैं और मुझे इस बुरी तरह से गालियां देते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं और जलील करते हैं, अपमानित करते हैं। शिव प्रताप ने ये बताया कि तब से मेरे मन में ये आ गया कि मुझे इस परिवार से बदला लेना है और हर हाल में लेना है। लेकिन बहुत हिम्मती नहीं था उसकी। हिम्मत किसी छुट्टे पशु को मारने की भी नहीं थी और हत्या करने की बात उसके दिमाग में आ गई। दिन भर सोशल मीडिया पे रहा करता था और इस कारण से उसने अपने मन में ये बातें शुरू की कि कैसे इनको मारा जाए और कैसे उससे बचा जाए। पिछले 2 साल से वो YouTube पर मर्डर करने के तरीके से संबंधित तमाम वीडियो दिन भर देखा करता था। मोबाइल की सर्च हिस्ट्री से ये पता लगा कि हत्या से संबंधित हजारों वीडियो इसने देखे होंगे। कुछ सीसीटीवी फुटेज और कुछ नाट्य रूपांतरण, कुछ किस्से कहानियां भी उसने सुने हैं। गोली मारने की आवाज कितनी होती है, कितनी दूर तक जाती है और कैसे गोली मारने पर आवाज कम दूरी तक जाती है, ये भी उसने उसमें सीखा या ये ज्ञान YouTube से प्राप्त किया। ये भी उसके बाद की कानूनी लड़ाई, किस तरह का वकील किन किन साक्ष्यों पर कैसी बहस करता है, वो मुजरिम के पक्ष में यानी हत्या करने वाले के पक्ष में जाता है। पेरोल कैसे मिलती है, पेरोल के लिए क्या करना होता है, इस तरह की तमाम कानूनी प्रक्रिया के बारे में उसने तमाम YouTube सर्च करके ये जानकारी हासिल की। अगली जानकारी कि पुलिस मोबाइल से, इंटरनेट की एक्टिविटी से ये लोकेशन को ट्रेस करेगी। तो YouTube से ही IP एड्रेस को छुपाने के तरीके भी सीखे उसने। मोबाइल को ट्रैक करने से बचने के लिए मोबाइल में कौन कौन सी सेटिंग चेंज की जाए कि इसका जो IP जो इसका CDR में जो लोकेशन आती है वो ना आए। बहरहाल 10-10, 20-20, 50-50 बार 50-50 वीडियोस देखकर वो जब ये मुतमईन हो गया कि हम अपराध करने के बाद जाएंगे तो पुलिस लाख कोशिश कर ले
हमारा पीछा या हमको ढूंढ नहीं पाएगी। पूरा मुतमईन होने के बाद जब वो लगभग 2 साल में उसने अपने आप को तैयार किया 5 व्यक्तियों के मर्डर के लिए, 5 व्यक्तियों की हत्या के लिए, उसके बाद वो गैंगस्टर्स के तमाम ग्रुप, बड़े बड़े जो एक्टिव गैंगस्टर्स या पुराने गैंगस्टर्स हैं तो उनके फैंस ग्रुप बने हुए हैं, और जो एक्टिव गैंगस्टर्स हैं उनके ग्रुप बने हुए हैं। कैसे छूट के आते हैं, कैसे उनके अगल बगल लोग असलहे लेके चलते हैं, कैसे किस अदा से वो गाड़ियों से उतरते हैं, किसी को किस डायलॉग से वो इम्प्रेस करते हैं, ये सब भी उसने इन्हीं 2 सालों में देख लिए। उसने ये भी बताया कि उसके बाद उन्हें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, कम से कम पिस्टल हाथ में हो, कट्टा या रिवॉल्वर से काम नहीं चलेगा, पिस्टल हाथ में हो, तभी एक्चुअल गैंगस्टर जैसा लुक भी आएगा और तभी एक्चुअल गैंगस्टर जैसी हिम्मत भी आएगी। उसने बुरहानपुर से पता लगा कि यहाँ पर अच्छे असलहे अवैध पिस्टल खासकर बुरहानपुर में मिल जाती है। वो बुरहानपुर गया और वहाँ पर इस तरह के हथियार खरीदने की कोशिश की। कभी तो उसे हथियार उसके हिसाब से या जो उसकी पसंद के थे नहीं मिले, कभी उनका दाम बहुत ज़्यादा था। फिर उसने बुरहानपुर से ही एक व्यक्ति से पिस्टल और कारतूस 25,000 रुपये में खरीदे। फिर उसके बाद उसने इस तरह की, जिन्हें मुंगेर की पिस्टल कहते हैं, मध्य प्रदेश के तमाम जगहों पर ये पिस्टल मिलती हैं, तो इनके बारे में भी जानकारी यूट्यूब से इकट्ठा की। उस जानकारी के मुताबिक इनमें सिर्फ एक गड़बड़ी ये होती है कि कभी कभी 1-2 फायर करने के बाद कारतूस फंस जाती है, क्योंकि जो उसका चैम्बर होता है वो उतनी सफाई से नहीं बनाया जा सकता जितनी सफाई से फैक्ट्री में बनने वाले बड़े ब्रांड के हथियारों के पिस्टल में होता है। तो उसके मन में ये आशंका घर कर गई कि अगर एक गोली चलने के बाद कारतूस फंस जाएगी तो क्या करेंगे। तो उसने सत्कार शॉपिंग सेंटर से मांस काटने वाला एक चाकू भी खरीद लिया। उसका ये मानना था कि अगर पिस्टल नहीं चली तो चाकू से ही पूरे परिवार को मौत के घाट उतार देगा। दूसरा, उसने फिर यूट्यूब का सहारा लिया कि पुलिस ज़्यादातर सीसीटीवी से पहचानती है, सीसीटीवी से लोगों की पहचान करती है, अपराधी की पहचान करती है, लोगों को दिखाती है कि देखो ये कौन है, चाल से, ढाल से, कपड़ों से। तो अपराध करने वाले दिन जो सामान्य कपड़े वो हम, जैसे कुछ लोग टी शर्ट और जीन्स पहनते हैं, कुछ लोग सिर्फ कुर्ते पैजामे में रहते हैं, कुछ लोग पैंट टक करके पहनते हैं, कुछ लोग शर्ट टक करके पहनते हैं, कुछ लोग बाहर निकाल के पहनते हैं, कुछ स्पेसिफिक चेक वाली शर्ट पहनते हैं। तो फोटो देखकर आदमी अगल बगल या उसको देखने पहचानने वाले, या फिर जिसको ये कहते हैं ना कि कैजुअल ऑनलुकर्स जो हैं, वो चाल ढाल से और कपड़ों से दूर से ही बता देते हैं कि ये कपड़ा फलां आदमी पहनता है या ये फलां आदमी ही लग रहा है। जीन्स और टी शर्ट देखिए वो पहनता है, टी शर्ट भी खासकर डार्क कलर की पहनता है, ये वही होगा। तो उसने जो तरीके थे बचने के पुलिस से, उसमें उसने कहा कि उस दिन बिल्कुल नई तरह के कपड़े पहने जाएं, जैसे कोट, मफलर, रुमाल किस तरह की उसमें नाक में लगाई जाए चेहरे को छिपाने के लिए, टोपी किस तरह की पहनी जाए, जो रेगुलर शर्ट पहनता है उसके बिल्कुल अपोजिट, पैंट जो पहनता है उसके बिल्कुल अपोजिट, स्पोर्ट्स शू अगर पहनता है तो उस दिन के लिए उसने जूते चमड़े के खरीदे, ताकि जब दूर से, क्योंकि ऐसा तो है नहीं सीसीटीवी कैमरे एकदम चेहरे के पास लगे होते हैं, कोई अपने छत पर लगाता है, कोई छज्जे पर लगाता है, कोई गेट के ऊपर लगाता है, तो उसे ये सब उसने देख लिया कि एकदम चेहरे से चेहरे को पहचानने वाले जो कैमरे होते हैं वो उस गली में या उस मकान के आसपास या उस लोकेलिटी में नहीं होंगे। उसमें तो दूर से चलने फिरने के ढंग से ही पुलिस पहचान कराने की या खुद पहचान करने की कोशिश करेगी। तो घटना वाले दिन इसीलिए उसने
ऐसा कपड़ा पहना था कि पुलिस को हर जगह डाउट हो रहा था कि लोग तो कह रहे हैं कि शिव प्रताप ही है, लेकिन फोटो में जो आदमी दिखाई दे रहा है वो शिव प्रताप नहीं लग रहा है। सीसीटीवी फुटेज में जो आदमी दिखाई दे रहा है वो नहीं लग रहा है। बहरहाल एकदम जब पूरी उसने तैयारी कर ली तो फिर 29 नवंबर 2023 को वो घर में घुस गया। सुमन सबसे पहले उसके सामने पड़ी। सुमन को उसने गर्दन, पीछे की तरफ गर्दन से गोली मार दी। उसके बाद वो गोली मारने के बाद उसने फिर चाकुओं से हमला किया, क्योंकि उसे कम यकीन था कि इस देशी कट्टे से पता नहीं ये गोली से मरेगी नहीं मरेगी। लेकिन उस हल्ले गुल्ले में या उस शोर शराबे में उसके दोनों बच्चे उठकर भागने लगे। उसने सामने से जाके दोनों को रोका और ये सोचा कि अगर हमने इनको जाने दिया तो हम पूरे परिवार को नहीं मार पाएंगे, लिहाजा पहले इन्हीं को मार दो। उन दोनों को मार दिया। दरअसल वो सुमन के पति और सुमन के देवर की तलाश में था, लेकिन वो कमरे में नहीं मिले। थोड़ी देर उसने इन तीनों को मारने के बाद कमरे में वेट किया कि शोरगुल सुनकर वो कमरे की तरफ आएंगे जरूर। पिस्टल वो समझ गया था। दूसरी गोली जब उसने चलाई बच्चे पर तो वही हुआ जो कारतूस उसकी अटक गई। उसने उसको जेब में रखा और हाथ में वो चाकू लेकर खड़ा हो गया कि अगर सुमन के पति और देवर आते हैं तो यही काम तमाम करके उन्हें चले जाएंगे। लेकिन उसके पहले ही सुमन की ननद नेहा ने दरवाजा खटखटा दिया। इसके पहले कि सुमन के पति और देवर आते, नेहा ने दरवाजा खटखटा दिया। खोलो खोलो की जब आवाज हुई तो ये समझ गया कि नेहा यानी उसकी ननद, सुमन की ननद, लगता है आजकल में ही यहाँ आई है और अब भाग ही जाना ठीक है, क्योंकि वो दोनों मारे नहीं जाएंगे। बाकी लोग हमारे टारगेट में नहीं थे। इसलिए वो उसी तरह से जो मफलर, मुंह में अलग तरह के रुमाल का कपड़ा और पैंट शर्ट कोट जो भी पहने हुए था, वो धक्का देकर उसे, और धक्का देता ही नहीं बल्कि उसने एक राउंड उसके ऊपर फायर किया। उस बार गोली चल भी गई लेकिन नेहा बच गई और इसी सदमे में वो पीछे नहीं निकली या पीछा नहीं किया या शोर नहीं मचाया और वो वहां से भागने में कामयाब हो गया। ये बात पूरी बात शिव प्रताप ने पुलिस से पूछताछ में बताई। यही कारण है कि पुलिस को प्राइमा फेसी सुमन की हत्या चाकू से ही होना लगती थी, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और उसमें गनशॉट इंजरी पीछे गर्दन की तरफ से आगे निकलना पाया गया, तब ये पता लगा कि गोली जो ये बात कह रहा है वो तब उसकी तस्दीक हो गई कि किस तरह से वो मारी गई है। जो थाना इंचार्ज जयपुर की थी पूनम चौधरी, इनके एक आध दो क्राइम में इनकी बहादुरी या इनके जो मेटिकुलस प्लानिंग है अपराध में या अपराध में जो इनका इंटरेस्ट है वो मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो पूनम चौधरी ने सोशल मीडिया पर इसकी एक्टिविटी देखी और ये देखा कि अपनी माँ के लिए ये परेशान रहता है। माँ को ये बराबर फ़ोन कर रहा था घटना के बाद भी, ताकि ये जान सके कि पुलिस हम तक पहुँची कि नहीं पहुँची। अगर हम पर पहुँची होगी तो मेरे माँ बाप से ज़रूर वो पूछताछ करेगी। थोड़े दिन में उसे ये पता लग गया कि पुलिस उसकी माँ को भी उठाकर ले गई है। फिर उसके घर में जितने लोग थे सबको उठाकर ले गई है। जैसे ही फिर उसने सोशल मीडिया पर जो लोकल न्यूज़ चैनल्स होते हैं जयपुर के, हर शहर के अपने छोटे छोटे यूट्यूब के नए न्यूज़ चैनल्स हैं, सैकड़ों की संख्या में हैं, तो उन सबको वो देखकर फॉलो अप उसका जानना चाहता था कि पुलिस कहाँ तक पहुँची है। उसी से उसको पता लगा कि उसकी माँ और परिवार के बाकी लोग थाने पर बुलाए गए हैं या थाने पर बिठाए गए हैं 2 दिन से। इससे वो थोड़ा व्यथित हो गया। वो परिवार और माँ की जानकारी के लिए फिर वापस जयपुर गया। वहाँ से भागकर ये गोवर्धन गया था, मथुरा वृंदावन गोवर्धन। वहीं उसने हुलिया बदला था, बालों की कटिंग कराई थी, नया मोबाइल और नया सिम खरीदा था। उधर जब उसका पैसा ख़त्म हो गया तो वो फिर जयपुर पहुंच गया और जयपुर में ऑटो से थाने के सामने से कई बार निकला कि मेरे माँ और बाकी लोगों को थाने पर
बिठाया गया है। हो सकता है कोई हमारा जानने वाला बाहर मिल जाए तो मैं उससे बातचीत करूं, लेकिन ऐसा कोई वहाँ पर नहीं मिला थाने के बाहर। वो वहाँ से फिर जब नहीं मिला तो वहाँ से सिंधी कैंप पहुँच गया और वहीं अपना जो इंटरनेट की एक्टिविटी कर ही रहा था, लेकिन तब तक पुलिस को उसका आईपी एड्रेस जयपुर में ही होने का पता लग गया और घेर कर उसे सिंधी कैंप बस स्टैंड के आसपास पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वो गुमराह करने के लिए तमाम तरह की सोशल मीडिया पर पोस्ट डालता रहा और उसी को ट्रैक करने में बार बार वेस्ट बंगाल या कभी उधर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में जो लोकेशन आईपी एड्रेस की आती थी उससे पुलिस गुमराह होती थी। बहरहाल कारण सिर्फ इतना था कि उसकी माँ को पड़ोस के लोग अपशब्द कहा करते थे, गालियां दिया करते थे, बेहूदी और बुरी बुरी गालियां देते थे और उसके सामने भी ऐसा होता था, लेकिन उसने कभी रिएक्ट नहीं किया। मन ही मन में वो, जिसे वो कहते हैं ना इंट्रोवर्ट टाइप का आदमी था, मन ही मन में इसका बदला लेने की ठान ली और 2 साल तक यूट्यूब का ज्ञान प्राप्त करने के बाद उसने ये सोचकर कि अब हम अजेय हैं, हमें पुलिस कभी पकड़ नहीं पाएगी, कोई सबूत नहीं मिलेगा, तब फिर उसने कुर्ता झाड़ के वहाँ अपराध करने के बाद वो निकल गया और हिम्मत इतनी कि थाने के अगल बगल भी चक्कर काटता रहा। लेकिन यही उसकी भूल हो गई कि यूट्यूब का ज्ञान हमेशा मुसीबत का सबब होता है, कच्चा ज्ञान होता है। तमाम जिंदगियां इस यूट्यूब के ज्ञान ने बर्बाद कर दी हैं। आज की घटना देखिए, मां को बार बार अपशब्द कहे जाने से क्षुब्ध एक लड़के ने 1.5 साल इसी काम में लगाए और अपने आप को तैयार किया कि मां के अपमान का बदला हमें लेना है। फूल प्रूफ प्लानिंग की, छोटी छोटी बारीकियां यूट्यूब से जानी समझी, क्या क्या हथियार इस्तेमाल होंगे ये भी यूट्यूब से ज्ञान प्राप्त किया। पिस्टल और चाकू खरीदा और 5 आदमियों को मारने का लक्ष्य बनाया। कुल 5 लोगों को उसे मारना था और हर हाल में मारना था, तभी उसके माँ के अपमान का बदला चुकाया जा सकेगा। लेकिन पिस्टल ने दगा दी और 5 के बजाय 3 ही लोग मारे गए। 2 लोग, उनकी ज़िंदगी शायद अभी बाकी थी, इसके इस टारगेट में बच गए। मैंने हमेशा ये कहा है कि ये यूट्यूब का ज्ञान बहुत ही खतरनाक हो गया है आजकल। खासकर ये जो 1 मिनट वाली रील आती हैं, आप यकीन करिए कभी कभी मैं देखता हूँ सिर पकड़ लेता हूँ। अब आप 1 मिनट का ज्ञान देने वाली यूट्यूब और मोबाइल की जानकारियाँ सुनिए कि अगर आपको ये पता करना है कि आपकी पत्नी, आपकी प्रेमिका, आपका प्रेमी किससे किससे बात करता है, फलाना ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें उसका नंबर डाल दीजिए और फिर उसके बाद वो किससे किससे बात करता है ये आपको पता लग जाएगा। 1 मिनट वाली रील में ये ज्ञान फ्री में बांटा जाता है। उसके बाद दूसरा ये कि आप अपना आईपी एड्रेस कैसे चेंज करें, आप पुलिस लोकेशन कैसे निकालती है इसका भी ज्ञान यूट्यूब पर पता लग जाएगा। सर्विलांस पे कैसे रखती है, सीडीआर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, सीडीआर में आपका जो टावर की लोकेशन है वो कैसे होती है, आप यहाँ रहेंगे तो आपको वहाँ की लोकेशन कैसे, और इन सभी पुलिस की बारीकियों से बचने के लिए आप अपने मोबाइल की सेटिंग में जाकर और फलाने में जाकर इसको यस कर दीजिए, इसको नो कर दीजिए। पुलिस का आईबी और आरएडब्ल्यू भी आपका पता नहीं कर सकती। ऐसा विश्वास दिलाने वाली इस तरह की तमाम कि साहब अगर आपने इन 3 सेटिंग्स को अपनी मोबाइल फ़ोन पर नहीं बदला है तो आपका सारा डाटा किसी दूसरे के हाथ में जा रहा है, इसको फ़ौरन बदल दीजिए और इसके पहले कि ये कहीं छूट जाए इस वीडियो को शेयर कर लीजिए। है तो ये सब पैसा कमाने का धंधा, लेकिन वो ऐसा अट्रैक्ट करता है और ख़ासकर नई पीढ़ी को कि वो इसमें घूमते घूमते घुसते घुसते जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। और ऐसे तमाम ज्ञानी आपको
आप अब से ध्यान दीजिएगा इस तरह की रील्स पर, जिसमें मोबाइल से संबंधित तमाम जानकारियां, ताकि आप किसी से भी ताल ठोक कर बात करें, किसी को पता न लगे, आपका नंबर कहीं रिफ्लेक्ट न हो, इस तरह का ज्ञान देते हैं। अरे साहब, कैसे पॉसिबल है? स्विच रूम बना हुआ है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मोबाइल सेट के IMEI नंबर हैं, टावर्स उसने लगा रखे हैं, सेल ID उसकी प्रिंट होके आ ही जाती है, कैसे बचोगे इससे? लेकिन नहीं, वो कुछ न कुछ टेढ़ा मेढ़ा तरीका बताकर और आपको इसी में, मतलब पूरा टाइम इसी में उलझ कर आदमी रह जाता है। और सही गलत जो भी जानकारी उनकी इस ट्रिक से पता लगती है, उससे एक धारणा बना लेता है पत्नी के प्रति, प्रेमिका के प्रति, पति के प्रति, प्रेमी के प्रति, और माँ बाप के प्रति, जिससे आपका झगड़ा है उसके प्रति ऐसी धारणा बना लेता है कि वो बर्बादी के रास्ते पर चल पड़ता है। मेरी ये समझ में नहीं आता कि जब ये मोबाइल नहीं था तो क्या जीवन नहीं था? लोग जीते नहीं थे, लोग क्वालिटी लाइफ व्यतीत नहीं करते थे, सब होता था। लेकिन इसने इतना सेल्फ सेंट्रिक कर दिया, इतना उलझा दिया, आपको इतना काम दे दिया। भले आपको भोजन 2 बजे न मिले, लेकिन मोबाइल हाथ से नहीं जाना चाहिए। भोजन तो हम 5 बजे भी कर लेंगे, लेकिन जो हम देख रहे हैं इसमें, इसको दोबारा देखने में हमें कष्ट होगा। इनको मैसेज, उनको मैसेज, ये जानकारी, वो जानकारी, उफ। अब इसीलिए एक नया ट्रेंड चला है। तमाम लोगों ने इससे छुटकारा पाने के बाद या इस एडिक्शन से निकलने के लिए वो छोटा वाला मोबाइल जिसमें क्वालिटी पैड्स सिर्फ होते हैं, एंड्रॉयड सिस्टम उसमें होता ही नहीं है, आप केवल फ़ोन उससे करेंगे और फ़ोन रिसीव करेंगे, बस, दैट्स ऑल। कोई फ्री में व्हाट्सएप कॉल करने का चक्कर नहीं है, कॉल करेंगे और पैसा लेंगे। तमाम बड़े अधिकारी शासन के, उन्होंने ये मोबाइल रखना ही छोड़ दिया। एंड्रॉयड मोबाइल खासकर, जिसमें किसी भी समय वीडियो कॉल आने का खतरा हो, जिसमें आप इस बात के लिए कोर्ट में तलब किए जाएं कि आपको इस अपराध की सूचना दे दी गई थी, आपने व्हाट्सएप पर पढ़ लिया, इसीलिए उसमें ब्लू टिक आई थी, लेकिन फिर भी आपने कोई कार्रवाई नहीं की। अदालत में आकर जवाब दीजिए। और ब्लू टिक वाले उस मैसेज का कलर्ड प्रिंट निकालकर अदालत में उसको दाखिल किया गया कि साहब, कप्तान साहब को ये सूचना मैंने इतने बज के इतने मिनट पर दे दी थी, उनके सरकारी मोबाइल पर, और थोड़ी ही देर बाद उसमें ब्लू टिक आ गया था, यानी उन्होंने इसको पढ़ लिया था, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इन सब झंझटों से बचने के लिए तमाम परिवारों में भी यही हुआ है कि सारे मोबाइल अपने रख दीजिए। सिंपल क्वालिटी पैड के 2500-3000 के मोबाइल में सारे फंक्शन कम्युनिकेशन के हैं। और इमरजेंसी में बात करना हो, किसी दूसरी जगह बात करना हो, इंटरनेशनल कॉल करनी हो, सारी सुविधाएं हैं। बस उलझाव वाले वो टीवी, वो जो टच स्क्रीन है, वो नहीं है। ये बिल्कुल नया ट्रेंड है। आप चाहें तो चेक कर लें, जितना सीनियर अधिकारी, सीनियर नेता या सीनियर बिजनेसमैन हो, आप उसके नंबर में चेक करेंगे तो आपको उसमें व्हाट्सएप शो ही नहीं करेगा। आप ये मान लीजिए या समझ लीजिए कि उसने क्वार्टी पैड का छोटा वाला फ़ोन रखा है अपने पास। अब शायद धीरे धीरे ये ट्रेंड बढ़ेगा, क्योंकि इसने, जिसको कहते हैं ना, जिंदगी ही नरक कर दी है। तो ये अच्छाई के लिए, सुविधा के लिए, ज्ञान के लिए, आपस में जो दूरियां बहुत हो गई हैं उसको कम करने के लिए, अफवाहों को रोकने के लिए, अपराध की जानकारी तुरंत पता लगने के लिए, पर्पस तो इसका ये है। लेकिन सारे गलत काम में, सारी गलत चीज़ों में उलझाने के लिए भी ये पर्याप्त है, जिसमें हमारे यंगस्टर्स पड़ गए हैं। आशा है मेरी इस बात से आप सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।